हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनवरी 26 का आरटीपी विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो में सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जहां जरूरी लगेगा मैंने नोट्स भी ओपन कर रखे हैं, तो वहां से लिंक करके हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। सो एक बार एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो को अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। चलो, अब आरटीपी शुरू करने से पहले किस तरह के क्वेश्चन है सर, तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एवरेज पूछे गए हैं, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा आपको। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिले हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट एरिया से, ठीक है, ऐसा एरिया जो कि आईसीआई जनरली टेस्ट नहीं करता है, वहां से पूछे गए। तो वो क्वेश्चन में शायद आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने सेलेक्टिव स्टडी किया होगा। तो अगर सारी चीजें कवर की है तो फिर आपके लिए ये आरटीपी बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल होने वाला है, ठीक है। आ जाइए, पहला केस सिनेरियो नंबर 1 रीड करते हैं। बीसीएम लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर। इंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। 3 प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। प्रोडक्ट ए जो है वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, वाइल प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी जो है वो टैक्सेबल है। मोर ओवर कंपनी इज इंगेज इन मेकिंग क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट डी प्रोक्योर्ड डोमेस्टिकली फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर। सो प्रोडक्ट डी को ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। फर्दर इट इज इंगेज इन सप्लाइंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी मंथ का हमको यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। अब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, ये ट्रांजेक्शन्स हम लोग बाद में देखेंगे। एक बार क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट देख लेते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, नोट करके हमको बताया गया है रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 12% का रहने वाला है ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। एंड बीसीएम लिमिटेड मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज अंडर बॉन्ड और एलयूटी, ठीक है। सो ये लोग विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी ही यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट पार्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंपनी कैन टेक आईटीसी ऑफ कंपनी कैन टेक आईटीसी ऑफ डैश ऑन प्रोडक्ट डी प्रोक्योर्ड बाय इट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्ट। सो प्रोडक्ट डी के बारे में बोल रहे हैं कि आईटीसी किसका ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे, ठीक है। देखते हैं, हम 7 ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोडक्ट डी की बात कहां हो रही है, 5th वाला पॉइंट में, ठीक है। सो प्रोडक्ट बी अब यहाँ पर पढ़ते हैं। कंपनी ने परचेज किया प्रोडक्ट बी एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर फॉर 7 लाख विद अ टैक्स इनवॉइस डेटेड ऑन 1st of January फ्रॉम श्रवण लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। अब देखिए, अगर आपने मर्चेंट एक्सपोर्टर से के केस में आपने कोई भी परचेज किया है तो आपको 0.1% जो है आपका टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है और उसका आपको आईटीसी भी मिल जाएगा, ठीक है। सो इस केस में हमको आईटीसी मिल जाएगा। सो 1% आपको दिखना रहेगा, ठीक है। 0.1% आप यहाँ पर निकालोगे। सो 700 रुपीज का हम लोग आईटीसी ले पाएंगे, ठीक है। अब अपने को ये भी देखना है कि ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो हम कहां पर है, देखो हमने रजिस्ट्रेशन कहां पर लिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। और परचेज जो किया है प्रोडक्ट डी का वो ऐसे मैन्युफैक्चरर से किया है जो कि महाराष्ट्र में है, राइट। सो महाराष्ट्र में, तो इस केस में ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। सो आईजीएसटी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा और उसका ही क्रेडिट मिल जाएगा। सो 700 रुपीज का आपको आईजीएसटी का क्रेडिट यहां पर मिल जाएगा, राइट। सो यहां पर ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। समझ में आया। चलो, मैंने आंसर भी यहां पर आपको जो है साथ में हम लोग देखते चलेंगे। फर्स्ट का आंसर हमारा 700 रुपीज आईजीएसटी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ कंपनी डज नॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी प्रोक्योर्ड बाय इट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर टिल व्हाट डेट इट कैन नॉट अवेल बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट अंडर नोटिफिकेशन नंबर दिस, ठीक है। अब देखिए, हमने मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में देखा था कि आपको 90 डेज के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करना रहता है, ठीक है। अब सर ये कहां लिखा है, तो आ जाइए हमारे चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर हमने पढ़ा है 0.1% का रेट रहता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो 90 डेज अब अपने को कैलकुलेट करना है ना। अब हमने परचेज कब किया था, हमने परचेज किया है सर 1st of January को, 1st of January को यहां पर परचेज किया है। तो यहां से 90 डेज देख लो, जनवरी मंथ के 31 डे हो गया, फेब्रुवरी हमारा 28 दिन का हो जाएगा, मार्च हमारा जो है वो भी 31 डेज का हो जाएगा। सबको टोटल करोगे आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 90 डेज। सो 31 मार्च को हमारा 90 डेज कंप्लीट होता है। मतलब 1 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको यहां पर एक्सपोर्ट कर देना है, राइट। तो इस केस में ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 90 डेज अपने को सिंपल कैलकुलेट करना है, राइट। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। समझ में आया। चलिए, दोनों ही एमसीक्यू जो पूछे गए वो मर्चेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही पूछे गए हैं। ध्यान क्या रखना है, रेट रहता है 0.1% का, हम लोग आईटीसी ले सकते हैं। कंडीशन क्या है कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 90 डेज के अंदर अंदर। और एक कंडीशन और ध्यान रखना है कि अपने को जो है जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आपको बॉन्ड या एलयूटी फाइल करके ही करना पड़ेगा, राइट। आप विद पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, थर्ड एमसीक्यू पे आ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डी प्रोक्योर्ड बाय कंपनी एज अ मर्चेंट एक्सपर्ट। कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है? पहला दिया हुआ श्रवण लिमिटेड कैन क्लेम आईटीसी ऑफ इनपुट्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डी। ठीक है, ये लाइन तो सही है, आप आईटीसी उसका ले सकते हो। आगे क्या लिखा है? अंडर जीएसटी लॉ कंपनी इज परमिटेड टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली। अरे नहीं यार, ये कंडीशन गलत है, आईजीएसटी नहीं, आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी ही यहां पर करेंगे। नेक्स्ट रीड करते हैं, श्रवण लिमिटेड कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डी। अंडर जीएसटी लॉ कंपनी इज परमिटेड टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी ओनली अंडर एलयूटी और बॉन्ड एंड नॉट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। सो सेकंड वाला पॉइंट जो है वो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले की पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दोनों में लिखा है कैन नॉट अवेल आईटीसी, कैन नॉट अवेल आईटीसी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। हम आईटीसी यहां पर ले सकते हैं और एक्सपोर्ट हमको बॉन्ड या एलयूटी फाइल करके ही करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। राइट, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेड बाय कंपनी इन जनवरी। सो जीरो रेटेड सप्लाई अपने को देखना है। ठीक है, अब कितना एक्सपोर्ट किया देखो। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? एक तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरा जो हम लोग सप्लाई करते हैं एससीजेड यूनिट को, है ना। अब पहला ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट ए और उसको एक्सपोर्ट कर दिया 1000 यूनिट्स को, जिसका वर्थ है 8 लाख रुपीस, और जर्मनी में एक्सपोर्ट किया है, तो ये 8 लाख रुपए मेरा एक्सपोर्ट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन रीड करते हैं, कंपनी सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट सी ऑफ वैल्यू 35 लाख टू धृति लिमिटेड, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सी वर्थ 10 लाख सप्लाइड टू एससीजेड यूनिट ऑफ धृति लिमिटेड इन नोएडा। अब देखिए, जो एससीजेड को सप्लाई किया वो मेरा जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा। सो ये जो 10 लाख रुपीस है ये मेरा यहां पर कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट रीड करते हैं, कंपनी ने इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब इंपोर्ट वाला काम हमारा जो है ट्रांजैक्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको जीरो रेटेड सप्लाई चाहिए। नेक्स्ट भी परचेज वाला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कंपनी ने परचेज किया प्रोडक्ट जेड फॉर 10 लाख रुपीस फ्रॉम प्रिज्म कॉर्पोरेशन जापान ऑन 5 जनवरी एंड डायरेक्टली रूटेड प्रोडक्ट जेड फॉर सप्लाई टू गिनसिंग कॉर्पोरेशन चाइना फॉर 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। अब देखिए, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से खरीद करके दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच देना विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, ये हमारा शेड्यूल 3 के अंदर कवर था, इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, ये सप्लाई ही नहीं है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, कंपनी ने परचेज किया था प्रोडक्ट डी मर्चेंट एक्सपोर्टर से। प्रोडक्ट डी वाज रिमूव्ड ऑन 2 जनवरी फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ श्रवण लिमिटेड सप्लाइड डायरेक्टली टू अ रजिस्टर्ड वेयरहाउस। श्रवण लिमिटेड प्रोक्योर प्रोडक्ट एक्स एंड इनपुट एक्स एंड इनपुट वाई फॉर 1,60,000, रेट दिया हुआ है। प्रोडक्ट डी वाज एक्सपोर्टेड बाय द कंपनी टू गेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। अब देखिए, एक्सपोर्ट किया है, ये हमारे काम की लाइन है। एफओबी वैल्यू क्या है प्रोडक्ट डी का जो एक्सपोर्ट किया गया? 8,40,000। सो ये मेरा अगेन जीरो रेटेड सप्लाई की कैलकुलेशन में आ जाएगा। राइट, सो 8,40,000 भी मैं यहां पर कंसिडर कर दूंगा। और आ जाइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, कंपनी ने सप्लाई किया है कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स सब्सिडरी कंपनी XYZ इनकॉर्पोरेशन, जो कि लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड है फ्लोरिडा यूएसए के अंदर, एंड टू इट्स ब्रांच ऑफिस जो कि लोकेटेड है सैन डिएगो, जो कि यूएसए में है। ठीक है, सो देखिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज सब्सिडी कंपनी को भी दिया है और ब्रांच को भी दिया गया है। अब वैल्यू दिया हुआ है, सब्सिडी कंपनी के केस में 12 लाख रुपए और ब्रांच के केस में 24 लाख रुपीस है। ये वाले पॉइंट पे शायद आप गलती कर सकते हो, इसके लिए हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये वाला प्रोविजंस आपको ध्यान में रखना है कि कब वो डीम्ड सप्लाई मानेगा। ठीक है, हमारा जो डिस्टिंक्ट पर्सन है वो कब माना जाएगा। सो अगर कोई कंपनी जो है, आपका कोई ब्रांच है, रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है, और अगर वो फॉरेन टेरिटरी में ही रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में तो वो हमारा एक्सपोर्ट माना जाता है। लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में वो हमारा एक्सपोर्ट में नहीं आता है, वो हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन में कवर हो जाएगा। राइट, सो ये चीजें हमने ऑलरेडी यहां पर कवर किया है। अब यहां पर जो सब्सिडरी कंपनी को आपने सप्लाई किया ना 12 लाख रुपीस का, ये तो मेरी कैलकुलेशन में आ जाएगा, लेकिन 24 लाख रुपीस जो आपने अपनी ब्रांच को किया है वो नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांच फॉरेन टेरिटरी में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी डिटेल हमको नहीं दिया हुआ है। राइट, सो सिर्फ 12 लाख रुपीस ही हमको अपनी कैलकुलेशन में लेना रहेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, हमने कुछ फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किया है, ये तो हमारा एक्सपोर्ट का काम है नहीं। चलो इतना ही ट्रांजैक्शन है, तो सबको टोटल कर लेंगे, 8 लाख प्लस 10 लाख रुपीस प्लस 8,40,000 प्लस 12 लाख रुपीस, तो ये आ जाएगा 38,40,000। 38,40,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 38,40,000,
ये हमारा सही आंसर हो जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई का, राइट, 38,40,000। समझा आपको, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे, असीसेबल वैल्यू ऑफ द मशीनरी क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन बाय स्वदेशी टेक्सटाइल। ठीक है, असीसेबल वैल्यू निकालना, स्वदेशी टेक्सटाइल कहां पर है? तो अब आ जाइए क्वेश्चन में देखते हैं वापस से, स्वदेशी टेक्सटाइल कहां पर है। चलो ये जो पॉइंट नंबर 3 है, यहां पर कहीं तो स्वदेशी टेक्सटाइल देखने को मिल रहा है, इसको अच्छे से रीड करते हैं। कंपनी ने इंपोर्ट किया है स्पेशलाइज्ड हेवी टेक्सटाइल मशीन फ्रॉम चाइना ऑन 2 जनवरी, जिसका सीआईएफ वैल्यू था 55 लाख रुपीस और एफओबी वैल्यू है 53 लाख रुपीस। इट सोल्ड द सेड मशीनरी फॉर 62 लाख इन हाई सी टू स्वदेशी टेक्सटाइल दिल्ली। अब देखिए, जो हाई सी में आपने सेल किया है, ये हमारा शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाता है, राइट, और इसको हम सप्लाई ही नहीं बोलते, तो इस पे तो कोई ट्रांजैक्शन हमारा टैक्सेबिलिटी आएगा नहीं। अब स्वदेशी टेक्सटाइल ने वो गुड्स को खरीद लिया है, ठीक है। अब वाइल क्लियरिंग द गुड्स फॉर होम कंजप्शन, स्वदेशी टेक्सटाइल ने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया 63 लाख रुपीस का। तो जो बिल ऑफ एंट्री में जो फाइल किया है, ये जो अमाउंट है, यही हमारा असीसेबल वैल्यू हो जाएगा, राइट। सो ये पॉइंट ध्यान रखना है, अगर वेयरहाउस में रख देते गुड्स को, वहां से अगर वेयरहाउस के केस में अगर सेल किया होता तो हमको कंपेयर करना पड़ता दोनों प्राइस में, है ना, कि कौन सा ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है और असीसेबल वैल्यू क्या है, फिर दोनों में से हायर वाला अमाउंट हम लोग देते थे। लेकिन यहां पर चूंकि गुड्स जो है हाई सी में ही सेल कर दिए गए थे और फिर क्लियर करवा रहे, तो जब बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया है, इसका जो अमाउंट है 63 लाख रुपीस, यही मेरा असीसेबल वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। सो 63 लाख हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट यहां पर हो जाएगा, राइट। चलो लास्ट वाले पे आते हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज हमको निकालनी है, मेड बाय द कंपनी इन जनवरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए, नॉर्मल एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं पूछा है, जो हम लोग रूल नंबर 42 के अंदर रिवर्सल का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वहां पर जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज का डेफिनेशन दिया है, उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना रहेगा। अब आ जाइए फिर से अलग ट्रांजेक्शन को देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती थी, याद आ रहा है क्या आपको? आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाईज आता था, सेल ऑफ सिक्योरिटी अगर किया है तो 1% आता है, राइट। तो वो सारी चीजें अपने को देखनी है। अब यहां पर पहले ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शन नॉर्मल है। हाँ, 7th वाला जो पॉइंट है, कंपनी ने सेल किया फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट एनएससी विच वाज ड्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 20 लाख रुपीस। सो ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का 1% ऑफ द सेल ऑफ सिक्योरिटी हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाता है। तो इस केस में 20,000 रुपीज जो है, ये मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर कवर हो जाएगा, राइट। सो 20,000 ऑप्शन कहां है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, 20,000 रुपीज। क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आया? चलिए, केस स्टडी नंबर 1 डन एंड डस्टेड है। पहला क्वेश्चन मर्चेंट एक्सपोर्ट, दूसरा क्वेश्चन भी मर्चेंट एक्सपोर्ट, तीसरा क्वेश्चन भी मर्चेंट एक्सपोर्ट, राइट। उसके बाद फोर्थ वाले में हमको जीरो रेटेड सप्लाई निकालना था, सिंपल है, एक्सपोर्ट कितना किया और एसईजेड को कितना सप्लाई किया, टोटल कर दो। फिफ्थ वाले में असीसेबल वैल्यू निकालना है, जब क्लियर कर रहे हो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया वो वैल्यू ले लेंगे। एंड लास्ट में हमको एग्जाम सप्लाई निकालना था फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उस केस में सेल ऑफ सिक्योरिटी का 1% हम लोग लेते हैं, राइट। चलो आ जाइए नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 2 पे, रीड करते हैं। विजन वेव्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है टैक्सेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट को। इट हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कानपुर एंड आगरा, बोथ इन उत्तर प्रदेश, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पंजाब, रिटेल शोरूम इन लखनऊ, ठीक है, एंड अनदर रिटेल शोरूम इन दिल्ली। सो ये सारे कितने बिजनेसेस हैं, कहां पर है, वो सारे डिटेल हमको दिया हुआ है। The company has the policy of obtaining single registration for all places of business located in a state. So एक स्टेट में अगर 2-3 अलग अलग ब्रांचेस है तो सबके लिए एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो या फिर सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। कंपनी ने प्रोवाइड किया डिटेल्स फॉर द फॉलोइंग, कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ का हमको डिटेल दिया हुआ है। पहला हमारा रिटेल शोरूम है जो कि लखनऊ में है, दूसरा कानपुर यूनिट और तीसरा आगरा यूनिट, ठीक है। तो तीनों का हमको यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, तीनों ही हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही आते हैं, राइट। तो ये हमारा सिंगल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रहने वाला है। अब सारे यहाँ पर हमको ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, लास्ट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। पहला कानपुर यूनिट के रिगार्डिंग कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज की बात की गई है, ठीक है। सो जब सिक्योरिटी सर्विसेज देखेंगे तो हम लोग ये वाला पॉइंट भी कंसिडर कर देंगे। दूसरा केस जो है हमारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से रिलेटेड है, एंड थर्ड वाला जो है कुछ स्टॉक ट्रांसफर किया है इन्होंने एक दूसरे को, उससे रिलेटेड दिया हुआ है। All the amounts mentioned in the case scenario are exclusive of taxes wherever applicable. Agra manufacturing unit and retail showroom located in Delhi are eligible for full ITC.
फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, मतलब क्या हुआ सर, अगर मुझे कहीं पर रूल नंबर 28 लगाना पड़ा रिलेटेड पर्सन वाला वैल्यूएशन का, तो उस केस में मैं जितना वैल्यू आपने दिखाया है ना इनवॉइस में, वही मैं वैल्यू हमारा मान लूंगा, राइट, सेम हम लोग मान लेंगे क्योंकि फुल आईटीसी मिल रहा है। चलो अब वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग केस स्टडी को देखते जाएंगे, ठीक है। आ जाइए पहला, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, इसकी बात की है, इनवर्ड सप्लाईज की, विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रिसीव्ड बाय कानपुर आगरा यूनिट एंड रिटेल शोरूम इन लखनऊ। तो हमको एग्जाम सप्लाईज देखना है, लेकिन एग्जाम में भी कौन सा वाला, जो इनवर्ड सप्लाईज है मेरा, ठीक है। चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला हमने सेल किया है, वो नहीं आएगा, परचेज वाला नहीं आएगा, पेमेंट टू सिक्योरिटी पर्सनल्स, चलो ये भी नहीं आएगा, फ्रेट पे किया है वो भी ठीक है, फ्रेट पे किया है टू होर्स कार्ट पुलर फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करते हो तो वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है, इसके दो एक्सेप्शन थे, पहला जीटीए और दूसरा हमारा कुरियर एजेंसी है ना, इन दो को छोड़ करके अगर चेतन शिमाली ने ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया है वो एग्जेम्प्ट होता है। आप घोड़ा गाड़ी में लेकर के गए हो सामान, वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये 5000 रुपीज मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। पहला ट्रांजेक्शन तो ये मेरा एग्जाम में कवर हो जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग 5000। देन लोडिंग अनलोडिंग ठीक है, पेमेंट ओके, रेंटल किया है कुछ कार का वो भी ठीक है। नेक्स्ट रेंट पे किया है टू लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द रिटेल शोरूम। अब देखिए अगर आप रेंट वगैरह कुछ पे करते हो तो आरसीएम लगता है, ठीक है, ये हमारी आरसीएम के कैलकुलेशन में आ जाएगा। एग्जाम्प्ट वाला और कौन सा है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ऑन फिक्स डिपॉजिट विद नेशनलाइज बैंक, ये एग्जाम्प्ट तो होता है लेकिन ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, और हमको इनवर्ड सप्लाई निकालना है, तो अभी के लिए हमको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट फीस पेड किया है टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सच सर्टिफिकेशन इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अब देखिए अगर गवर्नमेंट का आप कोई भी ऐसा लाइसेंस सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो एग्जाम्प्ट होता है, हमने एग्जाम्पशन में पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो 15-15 हजार रुपए है ये भी मेरा एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा। सो 30,000 रुपीज टोटल होता है, राइट। तो हम यहां पर 30,000 और लिख देंगे, 30,000 और यहां पर कवर कर लेंगे। और कोई ट्रांजेक्शन है, चलो सेल ऑफ सिक्योरिटी ठीक है, ये तो सप्लाई नहीं होता है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर रेट शेड्यूल 3 में है, ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग शेड्यूल 3 में है, तो यहीं तक हमारा कैलकुलेशन रहने वाला है। सो 35,000 का हमको एग्जाम सप्लाईज का हो जाएगा इनवर्ड सप्लाईज में, ठीक है, 35,000। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। सेवंथ का डी 35,000 विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following transaction undertaken by कानपुर एंड आगरा यूनिट फॉल अंडर शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 के अंदर क्या क्या चीजें आती है ना। सो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑप्शन देखोगे आपको आंसर पता चल जाएगा। पहला सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड का इन द वेसिनिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह बेच रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा शेड्यूल 3 में कवर होता है, सो ये आ जाएगा। दूसरा सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही कवर है, तो ये भी हमारा शेड्यूल 3 में आ जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी सप्लाई ही नहीं होता है, एंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ एंड फिक्स डिपॉजिट ये तो एग्जेम्प्ट है, तो इस केस में हमारा 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा, राइट। सो 8th का ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, डन है। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय आगरा एंड कानपुर यूनिट एंड रिटेल शोरूम एट लखनऊ ऑफ विजन वेव्स प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम के हमको देखना है कि आरसीएम के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। चलो तीनों ही यूनिट का हमको देखना है, वन बाय वन ट्रांजेक्शन देखते हैं कहां पर आरसीएम लगता है, ठीक है। चलो पहला ट्रांजेक्शन सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ये आरसीएम में नहीं आएगा, सेकंड वाला भी नहीं आएगा। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखिए, पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज ली है। कंडीशन क्या होता है, सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में हम रेसिपिएंट है तो हम पहले देख लेते हैं हम लोग क्या है, हम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड भी है जीएसटी के अंदर। सो रेसिपिएंट का कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, मैं आपको कंडीशंस भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट हमारा रजिस्टर्ड पर्सन, तो रेसिपिएंट का कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। अब सप्लायर का कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर सिक्योरिटी के लिए हमको एक नीचे अलग से नोट दिया हुआ था, अब इस नोट को रीड करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट को। इन केस ऑफ कानपुर यूनिट पेमेंट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन मेड टू गार्डियन शील्ड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड,
प्राइवेट लिमिटेड मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। सो कानपुर यूनिट के केस में आरसीएम आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट बोला है कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और दूसरा बोला है आगरा यूनिट के केस में पेमेंट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन मेड टू पीस सिक्योरिटी सॉल्यूशन, एक पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को किया है पेमेंट, तो उस केस में हमारा आरसीएम लग जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, कानपुर यूनिट के केस में आरसीएम नहीं लगेगा, आगरा यूनिट के केस में आरसीएम हमारा लग जाएगा। अब आ जाओ यहां पर फिर से देखते हैं, कानपुर यूनिट के केस में नहीं लगेगा, इस केस में लग जाएगा। सो ये 1,10,000 जो है मेरा आरसीएम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, फोर्थ वाला, फ्रेट पे किया है टू फ्लीट वेव कार्गो, एक अनरजिस्टर्ड जीटीए है, जीटीए ने सर्विस दिया है, ठीक है, और हम वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में आरसीएम लग जाएगा, राइट। सो आरसीएम लग जाएगा। सो ये 40,000 भी हमारा यहां पर आ जाएगा, और कानपुर यूनिट के केस में 35,000 भी आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेट वाला ट्रांजेक्शन देख चुके हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये आरसीएम में नहीं आता है। सेवंथ वाला पॉइंट, पेमेंट टू स्विफ्ट राइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टुवर्ड्स रेंटल ऑफ 4 इनोवा कार्स जो कि एयर कंडीशनड है, हायर्ड फॉर सीनियर ऑफिसर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, इस केस में भी हमारा आरसीएम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, रेंट पे किया है टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ, रेंटिंग वाला कोई केस है तो देखो मैं प्रोविजंस भी आपको दिखा देता हूं कि अगर रेंट पे लिया है इमोबल प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट सप्लायर है, ये वाला गवर्नमेंट इज द सप्लायर एंड वी आर द रेसिपिएंट एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरपी को यहां पर आरसीएम में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो इस केस में ये 3,20,000 पे आरसीएम हमारा लग जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट वाला पॉइंट देख चुके हैं, ये एग्जेम्प्ट है, और ये तीनों ट्रांजेक्शन तो हमारा सप्लाई में ही नहीं आता है, राइट। तो आप टोटल कर दो, देखो अगर आगरा यूनिट देखें तो ये 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब 1,50,000 आगरा यूनिट का हो रहा है। कानपुर यूनिट के केस में एक ही ट्रांजेक्शन था 35,000 का, और हमारा जो लखनऊ का शोरूम है उस केस में 3,20,000 हो जाएगा, ठीक है। सो 320, 35,000 और 1,50,000। अब ये वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है, सो 320 कानपुर यूनिट में 35,000 और आगरा यूनिट में 1,50,000। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। चेक कर लेते हैं आंसर भी, हाँ, 9th का डी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको, क्लियर हुआ? चलो, आरसीएम हमको निकालना था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जीटीए के केस में हमको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना रहेगा, ठीक है। पहली चीज सर्विस है सर, सर्विस के केस में सेक्शन नंबर 13 पे आ गया हूं। दूसरा, जीटीए के केस में हमारा आरसीएम लग रहा था, है ना, जीटीए के केस में आरसीएम लग रहा था, तो मैं 13(3) के अंदर आ जाऊंगा। अब हमको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। फ्लीट वेव कार्गो हैज इशूड इनवॉइस फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑन January 5 ऑन कानपुर यूनिट एंड आगरा यूनिट, ठीक है, इन्होंने इनवॉइस इशू किया। अब देखिए आरसीएम लग रहा है और सर्विसेज है, तो प्रोविजन क्या बोलता है, अगर आप जो है, अगर रेसिपेंट इनवॉइस इशू कर रहा है तो जिस दिन उसने जो है, सॉरी, जिस दिन आपने पेमेंट किया वो कंडीशन देख लो, या फिर दूसरा आपने जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया है, ठीक है, दोनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब दोनों के केस में देखते हैं, हमको यहाँ पर कानपुर यूनिट एंड आगरा यूनिट दोनों का दिया हुआ है, सो ये कानपुर यूनिट, ये आगरा यूनिट, ठीक है। पहला, वाइल कानपुर यूनिट मेड द पेमेंट ऑन 27 जनवरी, मतलब 27 जनवरी को कानपुर यूनिट ने पेमेंट किया है, सो एक डेट तो मेरे पास ये आ गई है। आगरा यूनिट ने पेमेंट किया है 28 मार्च को, सो 28 मार्च मेरा आगरा यूनिट का यहाँ पर हो जाएगा। अब ये तो पेमेंट की बात हुई है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा इनवॉइस कब इशू किया है ना, जब सेल्फ इनवॉइस किया जाता है तो जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया वो हमको डेट देखना रहता है। टैक्स इनवॉइस आर इशूड बाय कानपुर यूनिट एंड आगरा यूनिट फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑन 1 फरवरी, मतलब कानपुर यूनिट ने 1 फरवरी को टैक्स इनवॉइस बनाया है और आगरा यूनिट ने January 29 को बनाया है, तो 29 जनवरी को बनाया गया। अब ये दोनों डेट्स हमारे पास आ गई, हमको देखना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सा है, कानपुर यूनिट के केस में हमारा अर्लियर हो जाएगा 27 जनवरी और आगरा यूनिट के केस में 29 जनवरी, ये दो डेट्स हमारे पास आ जाएगी, 27 जनवरी और 29 जनवरी। अब डेट देख लेते हैं, 27 जनवरी और 29 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या आपको?
क्लियर हुआ क्या? चलो लास्ट पे आते हैं 11th क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड फ्रॉम कानपुर यूनिट टू आगरा यूनिट। ठीक है, कानपुर यूनिट ने जो आगरा यूनिट को दिया है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा। एंड दूसरा क्या पूछा है, एंड फ्रॉम पंजाब यूनिट टू रिटेल शोरूम इन दिल्ली ड्यूरिंग जनवरी। ठीक है, सो दोनों का हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है। ठीक है, हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर को ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर तो कहीं पर भी हमने सप्लाई का ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ नहीं देखा है। ठीक है, बट हाँ नोट में ये थर्ड वाला पॉइंट इससे रिलेटेड ही दिया हुआ है। रीड करते हैं इसको। स्टॉक का वैल्यू है 7,30,000 ट्रांसफर किए गए कानपुर यूनिट के द्वारा टू आगरा यूनिट ऑन जनवरी 16। पहली चीज, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हो तो देखो तो सही, क्या वो अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है क्या? नहीं लिया है, दोनों ने सिंगल रजिस्ट्रेशन ही लिया है। हमने पहले ही पढ़ा है कि ये सेम स्टेट में होते तो एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो ये तो मेरा सप्लाई ही नहीं है। राइट, सो कानपुर यूनिट ने जो आगरा यूनिट को सेल किया वो मेरा सप्लाई में ही कवर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। स्टॉक जिसका वैल्यू है 6,80,000 ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम पंजाब यूनिट। पंजाब यूनिट ट्रांसफर कर रही है टू रिटेल शोरूम इन दिल्ली ऑन जनवरी 22। द सेम वाज बिल्ड टू दिल्ली शोरूम एट ₹5 लाख। बिलिंग किया है 5 लाख रुपए पे। और हमने ये पढ़ा है कि आगरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिटेल शोरूम जो है दोनों ही एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी। अब फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल हो तो रूल नंबर 28 क्या बोलता है? पहली चीज सर, रूल नंबर 28 क्यों लगाया? क्योंकि रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करता है। अब ये हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेम पेन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है इन्होंने। राइट, तो रूल नंबर 28 में आ गए। रूल नंबर 28 का प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो जो इनवॉइस वैल्यू है उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सो अब आपने इनवॉइस कितने पे बनाया है? आपने इनवॉइस बनाया है 5 लाख रुपए पे। सो 5 लाख ही मेरा वैल्यू बन जाएगा। राइट, सो पहला जो कानपुर यूनिट ने आगरा यूनिट को भेजा है वो तो सप्लाई ही नहीं है। दूसरा जो यहां पर शोरूम को भेजा गया है पंजाब यूनिट के द्वारा, उसका वैल्यू 5 लाख रुपीस हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन रीड करते हैं कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन कानपुर यूनिट आगरा यूनिट इज नॉट अ सप्लाई। वो सप्लाई नहीं है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विद स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम पंजाब यूनिट टू दिल्ली रिटेल शोरूम इज ₹5 लाख। तो ये स्टेटमेंट मेरे को एकदम ही सही लगता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर बन जाएगा। राइट, चलिए डन है। केस सिनेरियो नंबर 2, 7 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन हमको देखना था। पहले क्वेश्चन में हमने एग्जाम सप्लाईज देखा, इनवर्ड सप्लाईज ध्यान रखना है ना। इसमें बच्चे गलती ये करते हैं कि वो इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा शेड्यूल 3 हमको इजीली पता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और आरसीएम कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है ये भी हमको समझता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अपन ने तो वैसे तीनों का निकाला, आगरा यूनिट, कानपुर यूनिट और रिटेल शोरूम। अगर एक दो का भी निकालोगे तो यहाँ कॉम्बिनेशन देख लो कौन सा सही बैठ रहा है, वो आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई इजी है। रिवर्स चार्ज के केस में जिस दिन पेमेंट हुआ और जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया दोनों में से अर्लीस्ट डेट देखना है। और लास्ट में यहां पर ध्यान रखना है कि अपनी ही ब्रांच को दे रहे हो जो कि सेम स्टेट में है, सप्लाई नहीं है। हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन को दे रहे हो तो फिर आपको रूल नंबर 28 के हिसाब से वैल्यू निकालना रहेगा। राइट, चलिए अब हमको एक एमसीक्यू यहां पर इंडिविजुअल दिया हुआ है, उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी रीड करते हैं। राजेश जो कि एक इंपोर्टर है, क्लियर करता है शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आफ्टर क्लियरेंस ही रियलाइज दैट द ड्यूटी वाज पेड लेस देन द एक्चुअल ड्यूटी अमाउंट बिकॉज ऑफ द क्लरिकल एरर इन द एंट्री फील्ड। सो ड्यूटी इसने कम पे कर दिया है ना, शॉर्ट पेमेंट कर दिया। ही विशेस टू रिवाइज द एंट्री टू करेक्ट दिस। ठीक है भैया, अच्छी नीयत है इसकी, ये रिवाइज करना चाह रहा है। However, recently the custom department initiated an audit and informed Rajesh about it. कस्टम डिपार्टमेंट ने ऑडिट शुरू कर दिया है। राजेश विशेष टू वॉलंटरी रिवाइज द एंट्री डिटेल्स एट दिस स्टेज। वो रिवाइज करना चाह रहे हैं। देखिए, एक बार अगर ऑडिट वगैरह चालू हो गया, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। रीड करते हैं। पहला, यस राजेश कैन रिवाइज, नहीं ये बात तो गलत है, रिवाइज तो नहीं कर सकता। दूसरा में भी यस नहीं। थर्ड वाला रीड करते हैं। नो, एज रिवीजन ऑफ एंट्री इज नॉट अलाउड वंस एन ऑडिट और सर्च एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड एंड द इंपोर्टर हैज बीन इंटीमेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राइट, एक बार इंस्पेक्शन सर्च वगैरह चालू हो गया फिर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। डन है। तो यहां पर हमारे सारे ही एमसीक्यूज कवर होते हैं। आई होप आपको समझ रहे हैं। ठीक है, जितना पॉसिबल है मैं आपको लिंकिंग कराता हुआ चल रहा हूं। अब आ जाइए हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। आईटीसी का क्वेश्चन रहता है, रीड करते हैं। वन पॉइंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जीएसटी के अंदर जो कि महाराष्ट्र में है और इंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाईज।
इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ का हमको डिटेल दिया हुआ है। पहले आउटवर्ड सप्लाईज के ट्रांजेक्शन दिए हैं, देन हमको इनवर्ड सप्लाईज के ट्रांजेक्शन दिए हैं। लास्ट में क्या बोला है, कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहली चीज, रेट जो है वो 18% का रहने वाला है, चाहे इनवर्ड सप्लाई हो या आउटवर्ड सप्लाई हो। ऑल अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। आईटीसी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर होता तो फिर जब हम आईटीसी का टेबल बनाते हैं ना, तो ओपनिंग आपको लिखना रहता, लेकिन यहां पर नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी। आईटीसी कितना अवेलेबल है वो निकालो। मिनिमम जेट जीएसटी नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितना है वो निकालना है। पेबल इन कैश कितना है वो निकालना है। एंड एक चीज और देखिए, पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना है वो भी बताओ, और साथ में थ्रू आइसगेट पोर्टल ऑफ कस्टम्स वो भी बताना रहेगा। सो ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जितना जीएसटी के अंदर पे करना वो तो बताना ही है, साथ में कस्टम्स को आपको कितना देना है वो भी अपने को लिखना पड़ेगा लास्ट में। अब समझना, अगर मैंने कोई भी इंपोर्ट किया, ठीक है, उस पर मैं टैक्स पे करूंगा आईजीएसटी, और हमने पढ़ा है कि इनपुट टैक्स के अंदर आईजीएसटी वो भी आता है हमारा, है ना, जो हमने इंपोर्ट पे किया है। सो मैं आईटीसी तो उसका ले लूंगा, लेकिन याद रखिए अपने को ये चीज भी बताना है कि भैया वो कैश में पेमेंट करना पड़ेगा आपको आइसगेट पोर्टल पे, राइट। सो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। चलो बाकी सारी चीजें ठीक है, इजी है। अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहले आउटवर्ड सप्लाईज के ट्रांजेक्शन देखते चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। सप्लाई किया है कंसाइनमेंट ऑफ 50 पावर ड्रिल किट्स टू मेसर्स बिल्ड प्रो एंड सन्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सप्लाई किया गया है एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ मेसर्स टूल मार्ट एट ऑफ तमिलनाडु। अब देखिए, बिल टू शिप टू मॉडल का केस लग रहा है मेरे को। शिपिंग किसी और को किया गया है और इंस्ट्रक्शन किसी और ने दी है, तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देखते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है। अब ये तमिलनाडु में बैठ कर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इसका ही हमको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। हम लोग है महाराष्ट्र में हैं, तो इस केस में ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा। आईजीएसटी मेरे को लगाना पड़ेगा। सो 6 लाख रुपीस पे 18% का आईजीएसटी लगा दो। 6 लाख पे 18%, तो ये आ जाएगा 1,08,000 आईजीएसटी। 1,08,000 हमारा आईजीएसटी। सो यहां पर आंसर दिया हुआ है, आंसर से हम लोग टैली करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला आउटवर्ड सप्लाईज के केस में 6 लाख पे 1,08,000 आपका आईजीएसटी हो जाएगा। बिल टू शिप टू मॉडल का केस हमको यहां पर दिया हुआ है, राइट। चलो सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। सप्लाई क्या है, सिल्क यार्न। सर सिल्क यार्न कहीं तो आरसीएम में गुड्स के लिस्ट में पढ़ा है हमने, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ठीक है। उस केस में ध्यान रखना सिल्क यार्न। चलो रीड कर लेते पहले, फिर प्रोविजंस की बात करेंगे। सप्लाई किया सिल्क यार्न, मैन्युफैक्चर फ्रॉम सिल्क वॉन कोकन्स टू सिल्क ऑरा क्रिएशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज। सिल्क ऑरा क्रिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि आप जो है सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए ऑफ सिल्क यार्न, और दूसरा रेसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सर कहां लिखा है, एक बार दिखा देते तो मजा आ जाता। चलो दिखा देता हूं ये भी आपको, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट देखो, सिल्क यार्न के केस में एनी पर्सन जो कि मैन्युफैक्चरर है सिल्क यार्न का, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है ना यार, जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, राइट। ये सिल्क और क्रिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इस केस में आरसीएम तो नहीं लगेगा। ये क्लैरिटी तो हमको आ गया कि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा। अब देखने की वाली बात ये है कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, राइट। चलो आगे और रीड करते हैं। इनवॉइस इशू किया गया है फॉर द सप्लाई कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री ऑफ सिल्क और क्रिएशन, जो कि लोकेटेड है नासिक महाराष्ट्र के अंदर। अब देखिए, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ओवर द काउंटर कोई गुड्स खरीदता है, 10(1)CA सेक्शन याद आ रहा है क्या, 10(1)CA क्या पढ़ा था कि जो अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो जो उसका एड्रेस रहेगा वो ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो इस केस में नासिक महाराष्ट्र उसने एड्रेस दिया है, तो यही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब हम कहां पर है सर, हम भी महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्र में, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। तो 4 लाख रुपीस पे 9% ईच अपने को लगाना है। सो 36,000 सीजीएसटी एंड 36,000 एसजीएसटी हमारा हो जाएगा, राइट। 36 हो जाएगा। 10(1)CA का जिक्र करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि भैया यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। सो 2 पॉइंट्स थे इसमें, एक तो आरसीएम नहीं लग रहा है वो, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा 10(1)CA के हिसाब से महाराष्ट्र ही रहने वाला है, राइट। दोनों चीजें यहां पर बताई गई है, ठीक है। 36 हमारा यहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आ जाएगा। चलो थर्ड वाले एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। अभी तक के 2 एडजस्टमेंट मजा आया, सिंपल लगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। प्रोवाइडेड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग। सर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हम कहीं होटल पे जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ खाने को देते हैं, मतलब उसका पैसा चार्ज नहीं करेंगे, फ्री है ये, फ्री फ्री फ्री। तो यहां पर समझना है अपने को कि ये फ्री है। फ्री बोले तो कंसिडरेशन मिसिंग, कंसिडरेशन मिसिंग तो मैं सीधा
शेड्यूल 1 में जाऊंगा, शेड्यूल 1 में चेक करूंगा कि कहीं 4 पैरा में कवर हो रहा है तो ही सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है, जीएसटी की बात ही नहीं करेंगे, राइट। तो इतनी कहानी आपको ध्यान आ जानी चाहिए जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सुनते हो तो, राइट। अब यहां पर ट्रेनिंग दी गई है जो कि एक तरह की सर्विस होती है एट कल्याणी विलेज रिसोर्ट जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, टू इट्स एजेंट, एजेंट को दिया गया है, ठीक है, अपने एजेंट्स को यहां पर ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अच्छा काम कर पाए विद इन महाराष्ट्र ऑन इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कस्टमर क्वेरी, कस्टमर का क्वेरी कैसे हैंडल करना वो यहां पर सिखा रहे हैं। चलो पहली चीज सर, मैं शेड्यूल 1 में चेक करूंगा कि सप्लाई है कि नहीं है। शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 1 बोलता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो ये तो नहीं है। पैरा नंबर 2 बोलता है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या एजेंट और प्रिंसिपल रिलेटेड होते हैं क्या? नहीं होते सर, हमने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन देखा है, तो पैरा 2 भी नहीं लगेगा। पैरा नंबर 3 बात करता है एजेंट के बारे में, लेकिन वहां पर सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बोला गया है, सर्विस की बात नहीं की है, और यहां पर तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, तो ट्रेनिंग सर्विस वहां पर कवर नहीं होगा, मतलब पैरा 3 में भी नहीं आया, राइट। और पैरा 4 तो हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला है, ठीक है। तो इस केस में शेड्यूल 1 में कवर हो ही नहीं रहा है, तो ये मेरा सप्लाई ही नहीं है, राइट। अब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस दिए, ओपन मार्केट वैल्यू, ये मेरे काम का ही नहीं है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं इसको, ये सप्लाई है ही नहीं, राइट। चलो सो थर्ड केस में हमारा तीनों ही नील हो जाएगा यहां पर, समझ में आया, बिकॉज इट इज नॉट अ सप्लाई एंड नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, सॉरी शेड्यूल 1 का पैरा 3, है ना, क्योंकि यहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करता है, सर्विसेज की बात नहीं करता है। चलिए फोर्थ एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट दिए, छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफर कर रहे टेनेंसी राइट, सर हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है कि टेनेंसी राइट ट्रांसफर करते हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, जीएसटी लगता है उस पर, ठीक है। ऑफ अ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑफन टेकन ऑन रेंट लोकेटेड है मुंबई के अंदर फॉर टेनेंसी प्रीमियम टू नेक्सस सोर्स लिमिटेड ऑफ कानपुर उत्तर प्रदेश, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी पेमेंट करना रहेगा, 8 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा। अब देखने वाली बात यह कि इंटर है कि इंट्रा है ना, हम महाराष्ट्र में, इमोबल प्रॉपर्टी कहां है सर, इमोबल प्रॉपर्टी भी मुंबई में ही है ना। सो इमोबल प्रॉपर्टी मुंबई में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3, लोकेशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी, तो इस केस में ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा, 9% ईच अपने को लगा देना है। सो 8 लाख का 9% ईच करेंगे, 72,000 सीजीएसटी एंड 72,000 एसजीएसटी हमारा बन जाएगा। समझ में आया क्या? डन है। चलो सो आउटवर्ड सप्लाई में अपने को सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन दिए थे, चारों का टोटल कर दो, हमारी लाइबिलिटी यहां पर आ जाएगी, है ना। सो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गया 1,08,000 ईच, 1,08,000 ईच। पहले टेबल में कोई भी दिक्कत, इजी एडजस्टमेंट है, टेनेंसी राइट पता है हमको, ये कंसिडरेशन नहीं था। सेकंड वाले में ध्यान रखना, सेकंड वाला पॉइंट शायद गलती कर सकते हो क्योंकि इसमें आरसीएम का भी ध्यान रखना है और अपने को 10(1) वाला प्रोविजंस भी ध्यान रखना है, अदरवाइज बिल टू शिप टू मॉडल कई दफा देख चुके हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाओ सेकंड वाला इनवर्ड सप्लाईज में, आईटीसी की कैलकुलेशन करते हैं। पहले ही हमको बता दिया कि कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो सिर्फ अपने को ट्रांजैक्शन देखना रहेगा। फर्स्ट केस, इंपोर्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर फ्रॉम कोरिया, ठीक है, कोरिया से इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है। गुड्स लैंड किए मुंबई पोर्ट पे एंड रीच्ड एट इट्स रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑन 30th अप्रैल। देखिए हमारा सेक्शन 16(2) का कंडीशन क्या बोलता है, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड, है ना, तो यहां पर बोले 30 अप्रैल को रिसीव हो गया, और हम लोग ये जो डिटेल्स देख रहे हैं ना ये भी अप्रैल की ही देख रहे हैं। अगर मई में रिसीव होते हैं, बाद में जुलाई में रिसीव होते हैं तो हम लोग आईटीसी नहीं लेते हैं, राइट, लेकिन अप्रैल की बात है तो आईटीसी यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग आईजीएसटी इज 4 लाख रुपीज, वैल्यू भी इन्होंने खुद नहीं दे दिया है, 4 लाख रुपए पे आईजीएसटी लगा दो 18% का, है ना, तो 4 लाख रुपीज पे 18% आईजीएसटी आता है मेरा 72,000। अब 72,000 का आईजीएसटी का क्रेडिट तो मैं ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज भी आएगी कि इन्होंने बोला है कि आइसगेट पोर्टल पे अगर मुझे कुछ पेमेंट करना है ना तो वो भी बताइए, तो हमको बताना पड़ेगा कि भैया आपको 72,000 पेमेंट भी करना है और उसका हम क्रेडिट भी ले रहे हैं, राइट। तो ये वाला एडजस्टमेंट हमारे को दोनों जगह देखना रहेगा, समझ में आया। चलो तो यहां पर आईटीसी की कैलकुलेशन देखो, वर्किंग नोट 2 दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 72,000 आईजीएसटी हमको मिल जाएगा, डन है। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, इनवर्ड सप्लाईज में पार्टिसिपेशन फी पे किया है टू बिजनेस एग्जीबिशन जो कि हेल्ड है जर्मनी के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड बाय ध्वनि इंडिया लिमिटेड। अब ये एग्जामिशन के अंदर हमने एक एंट्री पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजर सर्विस दे रहा है जहां पर इवेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया हेल्ड होने वाला है, तो उस केस में सॉरी एग्जीबिशन जो है वो आउटसाइड इंडिया हेल्ड होने वाला है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब यहां पर एग्जीबिशन जो है वो जर्मनी में होने वाला है, तो ये सर्विसेज हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, राइट, और एग्जेम्प्ट है तो फिर जीएसटी की बात ही नहीं आएगी, आईटीसी की बात ही नहीं आएगी।
नेक्स्ट सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉइज को, अरे सर हमने पैरा 1 पढ़ा है, किसका, शेड्यूल 3 का, वो बोलता है ये सप्लाई ही नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, कंज्यूमेबल्स परचेज किए हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से जो कि गुजरात में है, हम कहाँ है सर, हम तो महाराष्ट्र में है, आईजीएसटी लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1,50,000 पे आईजीएसटी लगा देंगे, लेकिन पहले नोट जरूर पढ़ेंगे। नोट क्या बोलता है, इंक्लूड करता है, ये देखो 1,50,000 में इंक्लूडेड है डीजल का अमाउंट, एक्सक्लूडिंग एक्साइज एंड वैट पेड वर्थ 75,000 यूज्ड फॉर रनिंग मशीनरी इन दी फैक्ट्री। अब डीजल पेट्रोल वगैरह जो है उस पर जीएसटी आज की डेट में नहीं लगता है, राइट, तो जीएसटी नहीं लगता तो आईटीसी की बात नहीं आएगी, तो पहले तो ये 75,000 लेस कर दो, बाकी कितना बचा, 75,000 रुपए। अब इस पे मैं 18% का आईजीएसटी का क्रेडिट जरूर से ले लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 13,500, 13,500, 13,500 का आईजीएसटी मुझे यहां पर मिल जाएगा, राइट। सो आई थिंक यही हमारा आखिरी एडजस्टमेंट था, बाकी के पहले दोनों एडजस्टमेंट हमारे नील हो जाएंगे। ठीक है, ये सर्विस एग्जीबिशन वाला, ये एग्जामिशन अगर पढ़ा है अच्छे से तो ध्यान में आएगा आपको कि ये एग्जाम्प्ट होता है, और सैलरी वाले में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, शेड्यूल 3 में है ना। टोटल कर दो, हमारा आईटीसी आ जाएगा, कितना आईटीसी अवेलेबल है फॉर सेट ऑफ, तो सिर्फ 85,500 का आईटीसी अवेलेबल है, वो भी आईजीएसटी का, है ना। लाइबिलिटी हमने निकाला, अब बस लाइबिलिटी के अगेंस्ट आईटीसी सेटअप कर दो, जितना भी पैसा बचता है वो कैश में पे करेंगे, साथ में 72,000 का हमको इंपोर्ट का जो आइस गेट के पोर्टल पे भी पे करना रहेगा, राइट। तो ये देखो, ये मेरा लाइबिलिटी आ गया 1,08,000 ईच, उसमें से आईटीसी सिर्फ मेरा आईजीएसटी का है, तो बाकी का बचा हुआ कैश में पे करूंगा। और ये फोर्थ वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 72,000 रुपए इंपोर्ट पे आपको कैश में ही पे करने हैं, लेकिन ये हमको आइस गेट पोर्टल पे पे करना है, राइट। चलो, समझ में आया क्या, कोई भी दिक्कत क्या, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कोई भी एडजस्टमेंट में दिक्कत आनी चाहिए आपको। अब सर हम क्या करेंगे, ये तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, इसका राइटिंग प्रैक्टिस कर लो मेरे यारों, क्योंकि एक बार लिख लोगे तो वो चीजें कैपिटलाइज हो जाएगी, है ना। जब सर समझाते हैं तो सारी चीजें इजी लगती है, जब ब्लैंक पेपर लेकर के ऐसे बैठोगे ना तो पता चलेगा कहां से शुरू करना है, कैसे लिखना है, कैसे एडजस्टमेंट लिखना है। तो एक बार ये वीडियो खत्म होने के बाद में लिख डालो, वो पूरा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। जैनित केमिकल्स एंड अलाइड लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट डीलिंग इन स्पेशलिटी केमिकल्स, इंडस्ट्रियल रिएजेंट एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है यार, क्या क्या दे दिया इन्होंने, हाँ, ओवर द इयर्स इट इज एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। आईएसडी की बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ केरला में, सो हम लोग आईएसडी के तौर पर रजिस्टर्ड है केरला के अंदर, और हमको आईएसडी की पूरी कहानी दी हुई है। अब ये क्वेश्चन जो है ना सेकंड वाला, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप देखोगे तो सेम टर्म्स पे दिया हुआ है, केरला के अंदर ये लोग है ना, और एडजस्टमेंट भी सेम है, 4 यूनिट्स इनके, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। यहाँ पर जो है शायद नाम चेंज किया हो, नहीं नाम भी वही है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और ये चारों को यहाँ पर टर्नओवर दिया हुआ है। जितने एडजस्टमेंट अमाउंट वगैरह सब देखोगे ना एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, राइट, एज इट इज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा यहाँ पर आंसर भी देखोगे सेम है, सॉल्यूशन वगैरह हर चीज सेम है, राइट। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे एकदम रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। करवाऊं क्या तुमको, ये कर लोगे, चलो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से दिखा देता हूं तुमको, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा शायद, अगर तुमको कोई दिक्कत आती है तो। पहली चीज, हमको चारों ही यूनिट्स का टर्नओवर दिया हुआ है, हम जो है रजिस्टर्ड है केरला के अंदर, ठीक है, आईएसडी केरला के अंदर, तो अगर केरला के यूनिट को कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फॉर्म में ट्रांसफर करना है, और बाकी सारी यूनिट्स को ट्रांसफर कर रहे हो वो हमको आईजीएसटी के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। पहली चीज बोल रहे हैं टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस, हाँ ये चीज भी ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट, इनपुट्स का नहीं। टोटल आईटीसी हमको बता रहे हैं 48 लाख रुपीस का है। अब उसमें से बोला है आउट ऑफ द अबव आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टू बेंगलोर यूनिट अवेलेबल एज आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 12 लाख रुपए, तो बेंगलोर यूनिट को सिर्फ जो है 12 लाख रुपीस दे रहे हैं, तो ठीक है, ये तो आईजीएसटी के फॉर्म में बांट दो 12 लाख रुपए बेंगलोर यूनिट को, है ना। तो देखो इन्होंने टेबल वगैरह इस तरह से पूरा बनाया हुआ है, लेट मी शो यू, हाँ। सो ये देखो ऐसा टेबल बनाना है, मुंबई यूनिट, बेंगलोर यूनिट, हैदराबाद यूनिट एंड त्रिवेंद्रम यूनिट। अब जब मैं क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि देखो इतना पूरा लाइनिंग करना है ना, हमको एग्जाम में नहीं जमता है, छोटी सी कॉपी देते हैं आईसीए वाले, तो कैसे करेंगे, तो मैंने एक इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मुंबई यूनिट आपने लिख दिया, 4 यूनिट का कॉलम बना दिया, और फिर लिख दो कि ये 12 लाख रुपीस आईजीएसटी, नीचे ब्रैकेट में लिख दो आईजीएसटी, फिर 36 मान लो आज ये अमाउंट आ रहा है 36,000 ईच,
तो CGST एंड SGST ऐसा अमाउंट लिख दो। और ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में मैंने आपको दिखाया भी था, ये वाला देखो, इस तरह से प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो क्योंकि ये हमसे इजीली हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही ऑप्शन है, जैसा ठीक लगे, अगर आप सेट कर पा रहे हो तो वैसा करो, अदरवाइज इस तरह से प्रेजेंट कर लो। अब यहाँ पर मैं बोला 12 लाख रुपए हमको बैंगलोर यूनिट को ट्रांसफर करना है, तो हमने वो यहाँ पर IGST के फॉर्म में बैंगलोर को दे दिया। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द अबाउ ITC ऑफ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट। त्रिवेंद्रम हमारा केरला के अंदर ही आता है, ठीक है, तो उसको तो C&S की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब 6 लाख रुपए है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो देखो ये चारों का टर्नओवर हमको दिया हुआ है। रेशियो अगर देखोगे आप तो 12 की टेबल याद रखो, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये 3 और ये 6, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। टोटल करेंगे 6 और 6 12 और 15, सो टोटल 15 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर बोला जा रहा है कि 6 लाख रुपीस आपको सिर्फ हैदराबाद यूनिट और त्रिवेंद्रम यूनिट को देना है, तो 3:6 का रेशियो, मतलब 1:2 का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो आंध्र प्रदेश को जो है 1, सॉरी पहले त्रिवेंद्रम आ रहा है, तो हाँ 2:1 यहां पर हो जाएगा। अब 6 लाख को 2:1 में करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 लाख रुपीस और ये आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीस। अब जो हैदराबाद यूनिट को दे रहे हो वो तो आपको 2 लाख रुपीस एज ए IGST बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो त्रिवेंद्रम यूनिट को दे रहे हो वो आपको CGST एंड SGST के फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट भी C&S का है ना। तो ये 4 लाख रुपए के 2 हिस्से करो, एक 2 लाख, एक 2 लाख, ठीक है। सो केरला यूनिट को 2 लाख CGST, 2 लाख SGST, और हमारा हैदराबाद का यूनिट को 2 लाख रुपीस IGST हमको बांटना रहेगा, ठीक है। सो हैदराबाद यूनिट में IGST में 2 लाख और त्रिवेंद्रम यूनिट में CGST एंड SGST में 2 लाख हमारा यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विस अवेलेबल इज अलोकेबल एज कॉमन क्रेडिट टू ऑल द यूनिट्स एंड इज रिसीव फ्रॉम लोकल सप्लाईज इन केरला। केरला के लोकल सप्लायर से रिसीव किया, मतलब केरला वाली यूनिट को CS की फॉर्म में बांटना है, बाकी सबको IGST की फॉर्म में। अब रेस्ट ऑफ द क्रेडिट कितना बचा है, पहले बताया था 48 लाख टोटल है, उसमें से 12 लाख गया, उसमें से 6 लाख गया, दोनों को माइनस कर दो, 18 लाख माइनस करेंगे तो 30 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा। अब ये 30 लाख को चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये रेशियो वगैरह आप लगा सकते हो, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना सिखा रहे हैं। ध्यान ये रखना है बाकी तीनों ब्रांचेस को IGST में बांटना है और त्रिवेंद्रम यूनिट जो है हमारी केरला वाली उसको CS की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। सो ये IGST, ये IGST, ये IGST और केरला में ये C&S, राइट। चलो सबको टोटल करोगे आपका 30 लाख रुपीस आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट बोला है, ये एडजस्टमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, जब मैं क्लास में करा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, रीड करना, बेसिक वैल्यू लिखा है, IGST का अमाउंट नहीं है, वैल्यू बताया है, तो वैल्यू पे IGST लगाना पड़ेगा, है ना। बेसिक वैल्यू ऑफ डेबिट नोट जो कि रिसीव हुआ है ऑन इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रीवियस सप्लाई। अब प्रीवियस सप्लाई का उस टाइम पे टर्नओवर क्या था वो हमको नहीं बताया, तो करंट टर्नओवर ही ले लेना है। IGST 12% की रेट से लगता है, तो 50 लाख रुपीस पे 12% का IGST लगा दो, तो ये आ जाएगा हमारा 6 लाख रुपीस, ठीक है, 6 लाख रुपीस आ जाएगा। अब यहां पर जो है ये मेरे पास अमाउंट आया है, अब इसको जो है दिस पर्टेन्स टू ऑल द 4 यूनिट, ठीक है, ये क्लैरिटी दे दिया कि चारों यूनिट्स के लिए है, तो सब में बांट दो, वैसा का वैसा ही। रेशियो हमारे पास पता है 1:5:3:6, इस रेशियो में 6 लाख रुपए को बांट दो और सबको IGST बटेगा क्योंकि IGST का ही अमाउंट है ना, तो सबको IGST के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 0.4, 2, 1.2 और 2.4 सबको IGST यहां पर बट जाएगा, राइट। चलिए, सो इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या थी, ये बेसिक वैल्यू, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और यहां पर एक स्टार लगा देंगे। नेक्स्ट 7th एडजस्टमेंट क्या बोला है, टोटल वैल्यू। अब देखो ये अगेन इंपॉर्टेंट है ना, टोटल वैल्यू के अंदर क्या होता है, वैल्यू प्लस GST दोनों को मिला देते तो वो टोटल वैल्यू आता है, राइट। सो 118 यहां पर दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी है इंक्लूसिव ऑफ GST। अब अगर ये नहीं भी लिखते ना तो भी मुझे पता लग जाता कि भैया टोटल वैल्यू का मतलब GST इंक्लूडेड है, तो GST को अलग करना पड़ेगा, है ना। सो 99% का CGST, और ये सिर्फ और सिर्फ त्रिवेंद्रम यूनिट के लिए क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट हमारा बैलेंस कम करता है, ठीक है, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसको लेस करता है, तो माइनस में फिगर जाएगा। पहली चीज तो सिर्फ एक ब्रांच को अपने को पैसा जो है, सॉरी क्रेडिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 118 इज इंक्लूसिव ऑफ GST, तो मतलब GST का अमाउंट कितना है, देखते ही पता चल रहा है 18 लाख रुपए, और ये टोटल है, तो CGST 9 लाख, SGST 9 लाख, 9 आपको लेस करना पड़ेगा,
राइट। तो ये 99 आपको माइनस में यहाँ पर लिख करके लेस करना है। अब हो ये रहा है कि सबको करने के बाद जो है ना, ये टोटल जब कर रहे हैं ना, तो ये केरला यूनिट में सी एंड एस में माइनस में अमाउंट आ रहा है, नेगेटिव अमाउंट आ रहा है। और जब नेगेटिव अमाउंट आ रहा है मतलब क्या हुआ, आपने क्रेडिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, क्रेडिट नोट आपके पास ज्यादा अमाउंट की है, तो इस केस में ये जो भी आपका क्रेडिट है इसको अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में यहाँ पर ऐड करना रहेगा। ठीक है। सो ये नेगेटिव अमाउंट जो अपोर्शन किया गया है टू केरला ब्रांच त्रिवेंद्रम यूनिट शैल बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। राइट, समझ में आया? चलो दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। एज इट इज देखो सारा, मैं यहाँ पर भी एडजस्टमेंट दिखा दूं ना, 12 ये सारी चीजें इसमें सेम है, कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर भी माइनस माइनस में अमाउंट आ रहा है, फिर ये नेगेटिव अमाउंट को हम लोग जो है अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। एज इट इज सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बस अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर एक चीज और लिख दो, यहाँ पर टैगिंग में अपने को लगा देना है आरटीपी जैन 26। राइट, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 14 डन एंड डस्टेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आर्ची स्पेस डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, आगे से हम इसको बोलेंगे आर्ची स्पेस, और एक है स्काई व्यू इंफ्रा लिमिटेड जिसको आगे से बोलेंगे स्काई व्यू। ये एंटर करते हैं एग्रीमेंट जून महीने में फॉर प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज देने वाला है। स्काई व्यू ने पे किया एडवांस में ₹2 लाख ऑन 15th में फॉर प्रोविजन ऑफ साइड सर्विस। अब देखिए, सर्विस के केस में अगर आपको कोई भी एडवांस मिलता है तो पेमेंट का कंडीशन ट्रिगर हो जाएगा और आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई उसी मंथ में आ जाएगा जब पेमेंट रिसीव हुआ। तो गुड्स के केस में तो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि आपको एडवांस पे जीएसटी पे नहीं करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सर्विसेज की कहीं बात दिख रही है तो एडवांस पे जीएसटी बनेगा और हमको पे करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। However, before Archi Space could render the architectural services, जो कि शेड्यूल टी टू बी सप्लाइड इन जून महीने में हम लोग देने वाले थे, द कॉन्ट्रैक्ट वाज कैंसल्ड ऑन 25th May ड्यू टू सम लीगल परमिशन डिलेज। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। Archi Space has already issued the invoice for advance in May and has paid the applicable GST on advance amount। सही है भैया, कंप्लायंस कर रहे हो आप लोग, एडवांस पे जीएसटी पे करना था, इन्होंने पे भी कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। As its tax consultant, you are required to advise whether Archi Space is eligible to claim refund of GST already paid on advances। अब जीएसटी तो आप पे कर चुके हो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, सर्विसेज अभी तक दिया नहीं है, तो क्या रिफंड क्लेम करोगे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, वेदर इट वुड एडजस्ट इट्स टैक्स लायबिलिटी इन इट्स जीएसटी रिटर्न। तो हमने पढ़ा है सर क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट, सेक्शन नंबर 34 क्या बोलता है कि अगर आपने ज्यादा पे कर दिया, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा पे कर दी, एक्चुअल में उतनी थी नहीं, तो उस केस में क्रेडिट नोट आप यहां पर इशू कर सकते हो अगर टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ तो। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना, 30 नवंबर तक अपने को लास्ट डेट रहता है क्रेडिट नोट का, तो आप क्रेडिट नोट इशू करके अपना टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर दोगे, यही आपके पास ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास उतना लायबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उतना है ही नहीं, तो उस केस में आप यहां पर रिफंड क्लेम भी कर पाएंगे। राइट, तो यही बातें अपने को लिखनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 34 का जिक्र दिया है, 30 नवंबर लास्ट डेट होती है क्रेडिट नोट के केस में, और इन दिस केस देयर इज नो नीड टू फाइल सेपरेट रिफंड क्लेम। आप जो है यहां पर अपना क्रेडिट नोट इशू करके लाइबिलिटी को एडजस्ट कर लोगे। लेकिन अगर सप्लायर डज नॉट हैव एनी आउटपुट लाइबिलिटी अगेंस्ट विच द क्रेडिट नोट कैन बी एडजस्टेड, आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है, तो उस केस में आप यहां पर रिफंड क्लेम के लिए जा सकते हो। राइट, सो बेसिक सा क्वेश्चन है, यही प्रोविजंस अपने को लिखने रहेंगे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। चलो ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, इजी है ना क्वेश्चंस। रीड करते हैं। मिस्टर विक्रमादित्य राव एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी के अंदर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं। ही मेड सेवरल टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। On 18th April, he collected IGST of rupees 15,50,000 from his client for services rendered. So IGST इन्होंने कलेक्ट किया है 18 अप्रैल को। However, owing to internal accounting delays and system migration going on in his firm, Mr. Rao failed to deposit the said tax amount within 30 days from the due date of payment. So due date के बाद में 30 days के अंदर अंदर भी पेमेंट ये लोग नहीं कर पाए हैं। ठीक है, पहली चीज, कोई भी अगर आपने 18 अप्रैल को आपने कोई भी टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया है आईजीएसटी का, है ना, तो उसका ड्यू डेट क्या बनेगा, अगले महीने की 20 तारीख को। सो 18 अप्रैल का रिटर्न कब फाइल करेंगे हम लोग, अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी 3 भी फाइल करेंगे, तब मुझे पेमेंट करना चाहिए था।
ठीक है, डिपॉजिट करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। तो क्या होगा, अब 21 ऑफ मई से मेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। जितना डिले करोगे उतना इंटरेस्ट लगता जाएगा। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, 18% पर एनम की रेट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट अंटिल दिस टाइम, अंटिल दैट टाइम। ठीक है, शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है। सेक्शन नंबर 74A याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले शो कॉज नोटिस आएगा, फिर हम लोग रिप्लाई देंगे, फिर डिमांड ऑर्डर आएगा, फिर अगर उस पर पेमेंट नहीं करते 3 महीने के अंदर तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती है सेक्शन नंबर 78 के अंदर। सेक्शन नंबर 79 में हमने मोड्स ऑफ रिकवरी देखे थे, क्या क्या तरीके से रिकवरी होता है ना। तो पूरा प्रोसेस था, शो कॉज नोटिस, फिर डिमांड ऑर्डर, फिर रिकवरी। राइट, चलिए, बिफोर एनी सच नोटिस कुड बी सर्व्ड, मिस्टर विक्रमादित्य बोल रहे हैं कि अपॉन रिकंसाइलिंग अकाउंट वॉलंटरीली डिसाइडेड टू डिस्चार्ज हिज आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। तो स्वेच्छा से ये लोग जो है जाकर के सामने से पेमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई अभी तक तो हमको नोटिस तो मिला नहीं, हम खुद पे कर देते हैं। He believes that if the tax is paid before issuance of show cause notice, no penalty would be levied and only interest if any would be applicable. अब देखो 74 के अंदर हमने देखा था कि अगर आपका इंटेंशन फ्रॉड वाला नहीं है ना, अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट का केस है, तो आप अगर शो कॉज नोटिस से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करना पड़ता, पेनल्टी वेवर का ऑप्शन मिलता है। फिर शो कॉज नोटिस के भी 60 डेज में कर देते हो तो भी आपको पेनल्टी वेवर का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में जो है अगर पेमेंट करते, ऑर्डर आने के बाद में पेमेंट करते हो तो फिर उस केस में पेनल्टी लगाया जाएगा 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर। राइट, सो अब इस केस में देखिए उसका हमने एक प्रोवाइजो भी पढ़ा था कि अगर आपने कोई भी टैक्स के नाम पे कोई पैसा कलेक्ट किया है और वो 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो फिर ये पेनल्टी वेवर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब यहां पर यही चीज हो रही है कि इन्होंने टैक्स के नाम पे पैसा कलेक्ट किया बट 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो अब इस केस में पेनल्टी लगाया जाएगा, पेनल्टी वेवर नहीं मिलेगा। तो ये जो विक्रमादित्य का जो कंटेंशन है ना वो गलत है ना। इनको लग रहा है कि भाई कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लगाया जाएगा, वेवर आपको नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली मिस्टर राव ने सेल्फ असेस किया इसका टैक्स लायबिलिटी 15,50,000 और पेमेंट कर दिया 26 जून को। हमको बताना रेलेवेंट प्रोविजंस, इंटरेस्ट और पेनल्टी कितना रहेगा वो बताइए। अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। ठीक है, पहली चीज बात करते हैं इंटरेस्ट की, फिर बात करेंगे पेनल्टी की। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिंपल है, 15,50,000 का मेरे पास अमाउंट मुझे दिख रहा है ना। सो ये अमाउंट मैं यहां पर लिख दूंगा 15,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 18% का रहने वाला है, डिवाइड बाय 365। यहां तक की कहानी क्लियर है। नंबर ऑफ डेज देखना है, आपने पैसा कलेक्ट किया 18 अप्रैल को, पेमेंट कर देना था कायदे से 20 मई को। 21 मई से मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू करूंगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। अब आपने पेमेंट कब किया है भैया, आपने पेमेंट किया है 26 जून को, 26 जून, तो इतने पीरियड का मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब मई महीने में डेज में गलती मत करियो, मई महीना जो है वो 31 दिन का होता है ना। तो यहां पे 11 दिन हो जाएंगे, जून हमारा 26, तो ये हो जाएगा 37 डेज। राइट, डेज का अगर याद नहीं रहता कैसे याद रखते हैं हम लोग क्लास में, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31, तो ऐसे आपको 30-31 का याद रह जाएगा, है ना। सो यहां पर 37 डेज का अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय 37 डिवाइड बाय 365। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 28,282.19, है ना। सो ठीक है, पॉइंट में नहीं जाइए, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, 28,282, ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट यहां पर दिया हुआ है 28,282, समझ में आया। 15,50,000, 18% और 37 डेज का यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करना रहेगा। अब बात करते हैं हमारे पेनल्टी की। तो पेनल्टी इस केस में लगेगा क्योंकि है ना पेनल्टी वेवर तो मिलता नहीं है। पेनल्टी कितना लगेगा सर, 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट। सो 15,50,000 का अमाउंट है, इसका 10% करेंगे तो एक जीरो ही कम करना है अपने को, 155000, ठीक है, 3 जीरो, है ना। सो 1,55,000 और ₹10,000, है ना। 10,000 हमारा CGST एक्ट के अंदर है। अब ये पॉइंट भी बच्चे गलती करते हैं, यहां पर अमाउंट किसका दिया हुआ है, IGST का, तो 20,000 से कंपेयर करना है। राइट, अब इस केस में तो ठीक है, वैसे भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, 1,55,000 ही आने वाला है क्योंकि व्हिचएवर इज हायर देखते हैं, लेकिन अपने को लिखते समय ध्यान रखना है IGST की बात हो रही है तो 20,000 से कंपेयर करेंगे। दोनों में से हायर हमारा 1,55,000 है
उतना पेनल्टी आपको पे करना रहेगा, राइट। सो उतना पेनल्टी हमारे को यहाँ पर जस्ट अ मिनट, इन्होंने कुछ तो गलती किया है, टाइपिंग एरर मुझे लगता है। 15,50,000 यहाँ पर दिया हुआ है ना, और यहाँ पर 1,5 ज्यादा लगा दिया है। 10% ऑफ टैक्स 1,55,000 ही आएगा। सो ये शायद थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है ना। 15,50,000 का 10% करोगे तो 1,55,000 ही आएगा। सो वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एंड ये चीज अपने को लिखनी पड़ेगी, टैक्स का पेमेंट 30 डेज में नहीं किया है, इसलिए पेनल्टी वेवर का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, राइट। सो यहाँ पर तो देखो इन्होंने 15,50,000 का ही अमाउंट लिया है, बट यहाँ पर नीचे जो है ना अमाउंट में थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, बट अपने को ध्यान रखना है आंसर विल बी 1,55,000। देन चलो, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था सर? डिमांड चैप्टर से, डिमांड रिकवरी चैप्टर से पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्रेडिट नोट से रिलेटेड था, उससे पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और उससे पहले आईटीसी वाला चैप्टर, ठीक है। सो वो दोनों तो आईटीसी से ही थे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिंग सैंग लिमिटेड, ठीक है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है जीएसटी के अंदर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Company has its office and warehouse facility in Noida, Uttar Pradesh, from where it carries out its business operation and maintain all accounting and GST related records. ठीक है, ये थोड़ा बिजनेस के बारे में बताया है, काम की चीजें हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं। 10 जुलाई को क्या किया इन्होंने? सैमसंग लिमिटेड को रिसीव हुआ एक नोटिस फॉर ऑडिट फॉर जुरिस्डिक्शनल टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 65। असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में हमने सेक्शन नंबर 65 पढ़ा है, ऑडिट बाय अ टैक्स अथॉरिटी। आपको ऑडिट करती है टैक्स अथॉरिटी, तो इनको यहाँ पर नोटिस मिला है 10 जुलाई को। सैमसंग लिमिटेड ने सबमिट किया ऑल द रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 25 जुलाई को, ठीक है। ऑडिट करने आएंगे तो इनको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो 25 जुलाई को यहाँ पर डॉक्यूमेंट फर्निश कर लिए। सब्सिक्वेंटली टैक्स ऑडिट टीम विजिटेड द प्रीमाइसेस ऑफ सैमसंग लिमिटेड ऑन 8 अगस्त फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। हमको पता करना टाइम लिमिट विद इन विच ऑडिट अंडर सेक्शन 65 इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, अज्यूमिंग दैट नो एक्सटेंशन इज परमिटेड, ठीक है, एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था सर? सेक्शन नंबर 65 के अंदर 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने को ऑडिट कंप्लीट करना पड़ता है, तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट। और कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या माना जाएगा? जिस दिन आपने रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराए वो डेट, और जिस दिन एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन हुआ है ऑडिट का, दोनों में से जो लेटर वाला डेट होगा वहां से जो है आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेशन करना रहेगा। सर कहां लिखे हैं ये बातें? थोड़ा सा दिखा दो तो हमको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 65 आपके सामने है, अपने को 3 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्सटेंशन वाली बात क्वेश्चन नहीं बोल दी तो एक्सटेंशन अपने को नहीं देखना है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से रिलेटेड हम लोग वैसे भी कई दफा क्वेश्चंस देख चुके हैं, कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, बताया है। लेटर वाला डेट देखना है, जिस दिन रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल करा है और जिस दिन एक्चुअल इंस्टीट्यूशन हुआ। अब प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है? हमने रिकॉर्ड्स दे दिए 25 जुलाई को और एक्चुअल में 8 अगस्त से शुरू किया गया है, तो दोनों में से लेटर वाला डेट कौन सा है? 8 अगस्त। तो ये मेरा कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट का डेट हो जाएगा। यहां से 3 महीना कैलकुलेट कर लो, है ना, 3 मंथ्स कैलकुलेट करो, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो 3 नवंबर तक आपको 8 नवंबर तक आपको कंप्लीट करना रहेगा। आंसर देख सकते हो आप, कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट दोनों का बताया है। 8 अगस्त जो डेट है यहां से बोल रहे हैं 3 मंथ्स, तो इन्होंने बताया ही नहीं, बट अपने को लिखना चाहिए, है ना, कि 3 मंथ्स के बाद कौन सी डेट आएगी, तो इस डेट तक आपको कंप्लीट करना है, राइट। सो 8 नवंबर तक अपने को कंप्लीट करना है। इजी बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कमिंसमेंट ऑफ ऑडिट का ध्यान रखना है और 3 मंथ्स का लिमिट अपने को ध्यान रखना है, राइट। चलो आगे बढ़े क्या? आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। मैसर्स ग्लोबल मशीन प्राइवेट लिमिटेड एक इंपोर्टर है बेस्ड इन चाइना, चेन्नई, इंपोर्ट कर रहा है कंसाइनमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टील रोड्स इन मई 2025 फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रीशियस ऑटो पार्ट्स। सिंस द कंपनी डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड मशीनरी फॉर कटिंग एंड शिपिंग, इट सेंड दोज रोड्स टू अ लोकल जॉब वर्कर। सो इंपोर्ट करके क्या कर रहे हैं? जॉब वर्क पे ले जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब वर्कर की बात यहां पर हो रही है। मैसर शार्प टूल एंड कंपनी सेम डे, अच्छा जॉब वर्कर का नाम है, उनको सेम डे ही यहां पर भेज दिए गए अंडर डिलीवरी चालान एंड ईवे बिल मेंशनिंग द डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ रोड्स, ठीक है। जॉब वर्कर मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय
एंड स्क्रैप कितना जनरेट हुआ, ये सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मुझे आईजीसीआर रूल्स की तरफ ले जा रहा है ना, चैप्टर नंबर 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। ठीक है, हाउएवर ड्यू टू डिले इन प्रोडक्शन शेड्यूल द रोड रिमेन्स विद द जॉब वर्कर टिल जून 2026। अब देखिए आईजीसीआर रूल जो थे उसके अंदर रूल नंबर 7 आई थिंक हमने पढ़ा था जॉब वर्कर से रिलेटेड। वहां पर हमारे काम की चीज ये थी कि 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न हो जाना चाहिए आपके गुड्स, है ना। अब इन्होंने कब भेजा है, मई 2025 में भेजे हैं, तो मई 2026 में रिटर्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो जून 26 तक भी वही है, तो 1 साल से ज्यादा हो गया है। Upon inspection by the jurisdictional customs officer, importer is unable to establish proper utilization of same roads as per the particulars furnished earlier. ठीक है, based on the above mentioned information furnished by Messrs Global Machine Private Limited, you are required to answer the following questions. 4 सवाल हमसे पूछे हैं, हमको जवाब देना है इस पर IGCR रूल्स 2022, है ना। अब सर थोड़ा सा IGCR रूल्स दिखा दूं क्या मैं आपको, ये देखिए रूल नंबर 7 जॉब वर्कर से रिलेटेड है। ध्यान क्या रखना है, 1 साल के अंदर अंदर गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए, है ना। और जॉब वर्कर को रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन करना पड़ते हैं, कौन से कितने गुड्स रिसीव हुए हैं, कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, कितना स्क्रैप जनरेट हुआ है, ये सारी डिटेल्स रखनी पड़ती है। जब भी मांगी जाएगी आपके द्वारा जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर के द्वारा, तो आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एंड जब भी गुड्स को या तो क्लियर करके वापस से भेज रहे हो इंपोर्टर को, या फिर किसी अनदर जॉब वर्कर को दे रहे हो, तो आपको ऑलवेज इनवॉइस एंड इवेबल जो है साथ में होना चाहिए। ठीक है, इनवॉइस या फिर ईवे बिल आपके साथ में कैरी करना है। तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है, अगर आप वो चीज कंप्लाई नहीं करते हो तो फिर रूल नंबर 11 या 12 के अंदर जो है आपके अंदर इंपोर्टर के ऊपर एक्शन लिया जाता है ना। और जिस पर्पस के लिए आपने मंगाई है मशीनरी वगैरह, तो वही पर्पस के लिए, वही चीज के लिए यूज होना चाहिए जॉब वर्कर के द्वारा भी, और ये इंश्योर करना पड़ेगा हमारे इंपोर्टर को, है ना। तो इतनी सारी बातें हमने पढ़ी है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है वो देखते हैं। पहली चीज, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर विच गुड्स कैन बी सेंट फॉर जॉब वर्कर? Has Global Machine Private Limited complied with this requirement? नहीं भैया, उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। मैक्सिमम लिमिट 1 ईयर का है, उनके 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, राइट। तो इन्होंने कंप्लाई तो नहीं किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट में देखिए ए का आईजीसीआर रूल नंबर 7 का जिक्र किया है, और 1 ईयर का यहाँ पर टाइम लिमिट होता है। इन्होंने जो है कंप्लाई नहीं किया है विद द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो सेकंड, डिस्कस वेदर द इंपोर्टर शैल बी रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द सेड गुड्स आर यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस प्रोवाइडेड इन द अफोर्सेड रूल्स। बिल्कुल भैया, इंपोर्टर ही जिम्मेदार होता है, उसको ध्यान रखना है कि जिस पर्पस के लिए वो मंगाए गए हैं, है ना, जो भी इसका स्पेसिफाइड एंड यूज है, उसी के लिए जॉब वर्कर को इस्तेमाल करना रहेगा, राइट। सो यहां पर हमारा आंसर यस हो जाएगा, इंपोर्टर को रिस्पांसिबिलिटी रहेगी। अगर वो कोई भी गलती होता है तो फिर उस केस में इंपोर्टर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा अंडर रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 ऑफ द आईजीसीआर रूल्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बोला, व्हाट रिकॉर्ड्स कीपिंग रिस्पांसिबिलिटी डज द जॉब वर्कर हैव इन दिस केस? जॉब वर्कर की क्या जिम्मेदारी है? 3 जिम्मेदारी हमने देखी थी। पहला, जो भी गुड्स रिसीव हुए उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कितना रिसीव हुआ है, कितना स्क्रैप जनरेट हुआ है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये कि जब भी मांगा जाए जुरिस्डिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर के द्वारा तो उसको प्रोवाइड करो। एंड तीसरा कंडीशन ये है कि अगर उसको किसी और जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो तो इनवॉइस या फिर ईवे बिल आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, सो ये 3 जिम्मेदारियां हैं। क्वेश्चन में 2 ही बताई गई है, बट तीसरा भी बता देना, है ना। इन्होंने तीसरी इसलिए नहीं बताई क्योंकि 4th पार्ट उसी से पूछ रहा है। इफ पार्ट ऑफ द प्रोसेस रूट्स नीड टू बी सेंट टू अनदर जॉब वर्कर, तो क्या डॉक्यूमेंट कंप्लाई करना पड़ेगा? तो भैया 3rd पॉइंट हमारा वही था, जॉब वर्कर को जो है या तो इनवॉइस या फिर ईवे बिल साथ में होना चाहिए, राइट। सो अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आपके पास होना चाहिए। देन है आईजीसीआर रूल्स रूल नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया है। ऐसा क्वेश्चन हमने कंपाइलर के अंदर भी देखा है। ठीक है, कुछ इसी टर्म्स पे था। रूल नंबर 7 का डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहां पर थोड़ा केस स्टडी फॉर्म में पूछा गया है, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा है, राइट। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 सर क्वेश्चन एफटीपी से पूछा गया है ना। एफटीपी तो हम लोग छोड़ देते हैं, अरे नहीं छोड़ने का भैया, 5 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। जब पता है कि 5 मार्क्स का आने वाला है तो फिर क्यों छोड़ना, है ना। सो कवर करके जानी चाहिए चीजें सारी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोसेस में ऑफ ड्राफ्टिंग एंड अमेंडमेंट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, कुछ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट सर्कुलेट्स अ ड्राफ्ट फॉर स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी एंड प्रोवाइड देम 30 days फॉर फीडबैक। ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन GEA सबमिट कर रहा है डिटेल सजेशन ऑन द सेम। द गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस रिसीट ऑफ देयर सजेशन बट इन द फाइनल अमेंडमेंट दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड। अब सर क्वेश्चन कहां ले जाना चाह रहा है, थोड़ा सा बताओगे क्या? ये देखो एफटीपी आपके सामने है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स।
ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा, 2 मिनट आपके लूंगा। यहां पर बोला गया है कि जब भी ये लोग एफटीपी अमेंड कर रहे हैं या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो भी उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी इंपोर्टर वगैरह होते हैं ना, तो उनसे कुछ कंसल्टेशन मांग सकते हैं कि भाई आप अपना राय देना चाहो, कुछ एडवाइस देना चाहो, व्यूज देना चाहो, ओपिनियन देना चाहो, आप दे सकते हो। 30 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जो व्यूज दिया है उसको हम हमारे पॉलिसी में ड्राफ्ट करें ही करें, जरूरी नहीं है, हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको रिजेक्ट किया तो उस केस में अगर इनको जरूरी लगता है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी लगता है तो फिर वो आपको यहाँ पर रीजंस भी बताएंगे कि भैया हमने क्यों आपका जो भी व्यू था उसको रिजेक्ट किया और हमने उसको पॉलिसी में नहीं डाला। अगर उनको जरूरी लगता है तो बताएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है उनके ऊपर कि आपको बताना ही पड़ेगा कि नहीं मेरे व्यूज क्यों नहीं डाले आपने पॉलिसी में, ऐसा आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते उसको, है ना। तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड और मैंडेटेड टू डिस्क्लोज रीजंस फॉर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग व्यूज, आपके व्यूज को इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं किया, वो देने के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। किन किन केसेस के अंदर, तो यहां पर हमने कुछ केसेस यहां पर पढ़े थे, है ना। तो ये 5 केसेस आपको ध्यान में रखने के, इन केसेस के अंदर वो यहां पर जरूरी नहीं समझते हैं तो नहीं बताएंगे। चलो, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जीए रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि हमारे व्यूज को रिजेक्ट क्यों किया गया, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया ब्रीफ एक्सप्लेनेशन स्टेटिंग दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द सजेशन वुड कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर अ ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसा एक पॉइंट हमने पढ़ा है यहां पर कि आपके अगर ट्रेड, ये देखिए, पोटेंशियली और एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है ट्रेड रिलेशंस को विद एनी फॉरेन कंट्री, तो फिर उस केस में वो आपको नहीं बताएंगे। तो इन्होंने यहां पर रीजन दे दिया और वो व्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट, सेपरेटली अनदर एसोसिएशन जिसका नाम है फ्रेश फूड एक्सपोर्ट फोरम ऑल्सो सबमिट्स व्यू रिलेटिंग टू सेड अमेंडमेंट, तो इन्होंने भी अपनी कोई राय दी थी भैया, व्यूज इन्होंने भी दिए थे, इनके सजेशन को भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड एनी रीजंस फॉर देयर रिजेक्शन, रीजन भी नहीं दिया। अब देखो, पहले वाला जो बंदा था ना, ये क्या नाम है उसका, ग्लोबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन, इसके सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, लेकिन इसको एक एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम आपके बात को क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन ये सेकंड वाला जो बंदा है ना, इसको कोई रीजन भी नहीं दिया, कोई ऑब्लिगेशन, मतलब कोई भी यहां पर रीजन प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। बेस्ड ऑन दी अबव मेंशन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर दी फॉलोइंग, हमको आंसर देना है, क्या क्या आंसर देना है भैया। पहला बोला, इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड टू ऑलवेज कंसल्ट स्टेक होल्डर बिफोर फॉर्मुलेटिंग और अमेंडिंग द एफटीपी, नहीं भैया, ऐसा कोई ऑब्लाइज्ड तो नहीं है, वो ले सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई ऑब्लिगेशन तो इनके ऊपर नहीं है, राइट। सो आंसर भी साथ के साथ देखते चलेंगे। सो कंक्लूजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू ऑलवेज कंसल्ट स्टेक होल्डर बिफोर फॉर्मुलेटिंग और अमेंडिंग द एफटीपी। हाँ, उनको जरूरी लगता है तो फिर वो आपके व्यूज वगैरह ले सकते हैं, बट ऐसा जरूरी उनका वो ऑब्लिगेशन नहीं है ऐसा कुछ भी, राइट। चलो, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, वेदर द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर रिजेक्टिंग द प्रपोजल ऑफ जीईए एंड गिविंग ओनली लिमिटेड रीजन वाज वैलिड, एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन। बिल्कुल वैलिड है भैया, वो रिजेक्ट कर सकते हैं और यहां पर जितना आपको दिया है ना वो सफिशिएंट है, राइट। सो देखो, ये थोड़ा सा थियरी पार्ट है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड इट वंस, ठीक है, एक बार थोड़ा सा रीड करो इसको। चलो, क्या रीड, so the action taken by government is valid in rejecting the proposal of GEA and giving only limited reasons, ठीक है। हमने देखा कि इन केसेस के अंदर, 5-6 केसेस के अंदर आपको रीजंस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, कैन FFEF, ये कौन है, ये फ्रेश फूड वाला जिसको कोई जवाब भी नहीं दिया था, है ना, रीजंस भी नहीं बताए थे, तो ये डिमांड कर सकता है क्या गवर्नमेंट को, टू लीगली डिस्क्लोज द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इट्स फीडबैक। भाई इसने दिल पे ले लिया कि मेरे व्यूज को, मेरे सजेशंस को आपने क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया, है ना, तुम क्या ये लीगली चैलेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है यार। ऑल्सो लिस्ट द सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजंस फॉर रिजेक्टिंग स्टेक होल्डर, तो वो रीजंस अपने को बताना रहेगा। तो जैसे पॉइंट हमने यहां पर पढ़े हैं वैसा का वैसा आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और देखो, यहां पर आंसर भी दिया हुआ कि नो लीगल राइट शेल बी कन्फर्ड टू एनी पर्सन टू सीक रिव्यूज, वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, राइट। सो वही बातें अपने को यहां पर लिखनी रहेगी। पहली चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड, नो लीगल राइट इज कन्फर्ड, ये सेम पॉइंट है जो हमने नोट्स में पढ़ा है। और फिर ये जो भी केसेस है ये सारे आपको बताने पड़ेंगे, है ना, कि गवर्नमेंट किन किन केसेस के अंदर रिजेक्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और व्यूज भी नहीं बताएंगे। पहला जैसे एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है अगर आपके ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री, दूसरा एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है फूड इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी को,
थर्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना। तो ये 4-5 पॉइंट आपने जो नोट्स में पढ़े हैं वही आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, राइट। चलो, सो एफटीपी से कह सकते हैं थोड़ा सा हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ा है तो आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है ना हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है सर, वैल्यूएशन से पूछा गया है। वैल्यूएशन में सर हम प्रो हो चुके हैं, है ना, क्योंकि हमने आपका यूट्यूब वाला वीडियो देखा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। रीड करते हैं। ब्लू क्रेस्ट मशीनरी कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है इंडिया के अंदर, इंपोर्ट कर रहा है मशीनरी फ्रॉम यूके सप्लायर इन मे। एफओबी वैल्यू दिया हुआ है मशीनरी का 10,000 यूके पाउंड। तो एफओबी से ही तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, फटाक से लिख देते हैं 10,000 एफओबी। नेक्स्ट, एयर फ्रेट दिया हुआ है। अब देखो कहां से आ रहे हैं गुड्स, किसके थ्रू आ रहे हैं। चलो एक मिनट, हाँ जस्ट सेकेंड। एयर फ्रेट, ओके, हाँ। सो एयर के केस में मैं एक्चुअल वाला नहीं लेता हूं, मैं उसको कंपेयर करूंगा 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी से, है ना। और दोनों में से फिर कंपेयर करके अपने को देखना रहेगा। 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, लोअर वाला लिमिट देखना पड़ेगा। फर्दर बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे लाइसेंस फी ऑफ 400 यूके पाउंड। अरे लाइसेंस फी तो ठीक है, आपने पे किया है, हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। तो ये तो मेरा 10(1) का एडजस्टमेंट है, मैं ऐड कर लूंगा। मोर ओवर फर्म हैज पेड बाइंग कमीशन। भैया बाइंग कमीशन को तो देखते ही मैं काट देता हूं, मेरे काम का ही नहीं है ना। बाइंग कमीशन कभी इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट। दोनों में से लेटर वाला जो डेट होगा, ठीक है, एक 20th मई है और एक 25th में है। सो 25th मई का रेट ऑफ ड्यूटी लेना है आपको, मतलब 10% मेरा रेट ऑफ ड्यूटी हो गया। और जब हम एक्सचेंज रेट लेते हैं तो एक्सचेंज रेट के केस में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है उस दिन का सीबीआईसी का रेट, दैट इज 99 रुपीज पर पाउंड, ये मेरा एक्सचेंज रेट हो जाएगा, राइट। सो ये दोनों चीजें हमारे को क्लियर हो गई। रेट 10% है और एक्सचेंज रेट हमारा 99 का हो जाएगा। उसके बाद आईजीएसटी का रेट दिया है 12%। इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग 1.125% कैलकुलेट कर लेंगे एडजस्टेड एफओबी का। लेट्स इट, टोटल कस्टम ड्यूटी निकालो। इतना इजी क्वेश्चन है, दोनों को टोटल करेंगे 10,400 रुपए आ गया। अब मेरे पास 10(1) का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहले 10(1) के एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट था लाइसेंस फी वाला, ये हमने ऐड कर लिया। अब मेरे को 10(2) के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 10(2) के अंदर दो चीजें आती है, एक तो फ्रेट आता है। चलो 10(2) के एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, या तो अभी कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में ले आओ या फिर बाद में कन्वर्ट करके। जनरली हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, जब तक क्वेश्चन फॉरेन करेंसी में चल रहा है हम भी फॉरेन करेंसी में उसके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन शिफ्ट मारेगा हम भी यहाँ पर इंडियन रुपीस में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि दो ही एडजस्टमेंट थे, एक हमारे को एफओबी वैल्यू था और एक हमारा लाइसेंस फीस था, दोनों को ऐड किया, अब कन्वर्ट कर लो। सो 99 रुपीज हमारा कन्वर्जन का रेट है। सो 10,400 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1,029,600। अब इसमें मेरे को दो चीजें ऐड करनी, एक तो फ्रेट और एक मेरा इंश्योरेंस, ठीक है। फ्रेट आपको 20% ले लेना है और इंश्योरेंस आपको 1.125% ले लेना है। दोनों को टोटल करोगे फिर 12% की रेट से आपको आईजीएसटी लगा देना है। तीनों को आप टोटल करोगे, सॉरी, हाँ, ये दोनों को टोटल करने के बाद आपका सीआईएफ वैल्यू आएगा, और सीआईएफ वैल्यू ही हमारा असेसेबल वैल्यू होता है। उसमें आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना है, उसके साथ में सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, है ना, 10% की रेट से। दोनों को टोटल करोगे फिर आपको 12% का आईजीएसटी लगाना रहेगा, राइट। सो हम इतना सॉल्विंग पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट यहाँ पर मैं आंसर आपको दिखा देता हूं। ये दोनों अमाउंट टोटल कर दिया, 10,400 आ गया, कन्वर्ट किया 10,29,600 आ गया। इसमें 20% एडजस्टेड एफओबी का हमारा फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस 1.125% हो गया, बाइंग कमीशन कभी भी आता ही नहीं है तो उसको नील कर देंगे। ये हमारा सीआईएफ वैल्यू हो गया। सीआईएफ वैल्यू ही हमारा असेसेबल वैल्यू होता है इन केस ऑफ इंपोर्ट, है ना। उसके बाद तो कहानी सिंपल हो जाती है। 10% बीसीडी का रेट हमने कैलकुलेट किया है, उतना का उतना सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% रहने वाला है ना। 10% ऑफ बीसीडी, दोनों को टोटल करेंगे, उसके बाद में 12% आईजीएसटी हम लोग लगाएंगे और फिर हमारा टोटल कस्टम ड्यूटी यहां पर आ जाएगा, राइट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। देखा जाए तो जस्ट एक बाइंग कमीशन, ये तो हमको पता है, और बस ये लाइसेंस वाला था, बाकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, राइट। एयर के केस में हमेशा कंपेयर करना, ये चीज ध्यान रखना है आपको। और जितने भी एडजस्टमेंट कर रहे हो सबका देखो आपको नोट देना रहेगा, ऐसे ऐसे नोट दिए ना, ये कितने सारे नोट दिए, इनके भी मार्क्स होते हैं, है ना, तो वो भी अपने को लिखना रहेगा। डन है।
चलिए, सो यहां पर हमारे आरटीपी के सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं अच्छे से समझा पाऊं आपको, है ना। हमने अच्छा खासा समय लेकर के नोट्स के साथ लिंक करके सारी चीजें समझी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार से ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक तो हमारा जो आईटीसी वाला क्वेश्चन है ना, आईटीसी वाला जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसको एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। और एक ये जो लास्ट वाला देखा ना, ये एसेसेबल वैल्यू, ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल है तो इसको भी थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 2 क्वेश्चन अभी वीडियो खत्म होने के बाद लिख डालो, सारी चीजें कैपिटलाइज हो जाएगी अच्छे से, राइट। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक है जरूर से कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लेकर के आ सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।